हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की साइंस की बुक। तो इसका 4th चैप्टर है, क्योंकि 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। 4th चैप्टर है पदार्थ, धातु और अधातु। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित है। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। पदार्थों की दिखावट के अनुसार और कठोरता में पदार्थ अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि सारणी में दिखाए गए। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु है? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु है। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण हैं। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? आइए जानें। क्रियाकलाप 4.1। एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमीनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचा लें। जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्यूमीनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में रिकॉर्ड करिए। आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमीनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्यूमीनियम पन्नी पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी का प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं, इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस होता है से काम करते देखा होगा। उसका हत्था किस प्रकार का होता है? क्यों? आइए जानें। क्रियाकलाप 4.2। याद करिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रभाव होता है या नहीं, यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसा बनाया जाता है। आपने कक्षा 6 में यह देखा है, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। में विभिन्न वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। प्रेक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत कीजिए। पदार्थों की वैद्युत चालकता। जो पदार्थ है वो है लोहे की छड़कील, गंधक, कोयला और तांबे की तार। सुचालक या कुचालक ये बताना है। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है। जो ये तीन है ये सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला कुचालक है। ओह, ये बोल रही है पहेली। ओह, अपने अनुभव स्मरण करें और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। यह हमने कक्षा 6 में सीखा था।
आप एल्यूमीनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी है? निश्चित रूप से नहीं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। क्या आपने कभी लोहे की शीट, प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो अब आप प्रयास कर सकते हैं। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की जो घंटियाँ देखी है? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातु से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि, रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, अतः वह ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक है। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस इत्यादि। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित है। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन की वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करिए। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। क्रियाकलाप 4.3। आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। आप क्या देखते हैं? विलयन अम्लीय है या क्षारीय? क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रॉक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। अभिक्रिया निम्नलिखित है 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 जिससे प्रोडक्ट बना है कॉपर हाइड्रोक्साइड Cu(OH)(2 प्लस CuCO3। जब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण इसमें है अब मैग्नीशियम रिबन के दहन क्रियाकलाप का स्मरण करिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप उसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करें। क्रियाकलाप 4.4 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म करिए। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए जैसा कि चित्र 4.4a में दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ
हो तो चम्मच को एक गैस जार कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक लीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर ना आ जाए। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलेन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों से करिए। जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है, सल्फर चूर्ण का दहन यहाँ पर एक चम्मच शो किया गया है और लिटमस पत्रों द्वारा विलेन का परीक्षण किया गया है। यहाँ पर एक सारणी दिखाया गया है जिसमें अम्ल और क्षारों में धातु और अधातु के नाम लिखने हैं। और जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार का नाम है, धातु है कैल्शियम, अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और अधातु है सल्फर। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार की दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस जल H2O, इससे बना सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे। उनके नाम सारणी 4.4 में लिखिए। उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। जल के साथ अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। क्रियाकलाप 4.5 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित किए जाए प्रदर्शन के समय विशेष सावधानी रखी जाए कि सोडियम धातु के टुकड़े का आकार लगभग गेहूं के दाने के बराबर हो। इसे चिमटी द्वारा पकड़ना चाहिए। एक 250 ml का विकर कांच का गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए। फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहे। जब अभिक्रिया बंद हो जाए बीकर को छूइए। अब क्या अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया? विलयन का लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण करिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय? आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वह वायु से बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के धातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। अम्लों से अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। क्रियाकलाप 4.6 सावधानी, परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का प्रयोग करें। सारणी 4.5 में सूचीबद्ध धातु और अधातुओं के नमूने पृथक परख नलियों में लीजिए और उन्हें ABCDEF से चिह्नित कर दीजिए। डॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। अभिक्रिया का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो परख नली को हल्का गर्म करिए। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.5 में लिखिए। क्या धातु और अधातु अम्लों में भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? परख नलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न हुई थी? आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करता है। अगर उसको जो कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है।
क्षारों से अभिक्रिया। क्रियाकलाप 4.7 शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरतिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियाओं को प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़े। एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उसकी 3 से 4 टिक्कियों 5 मिलीलीटर जल में घोलकर बनाइए। इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह से निकट लाइए। ध्यान से प्रेक्षण कीजिए। पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है? पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल है। विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलापों को याद करिए जो आपने कक्षा 7 में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ और अभिक्रिया को देखें। क्रियाकलाप 4.8 100 मिलीलीटर के 5 विकर लीजिए और उन्हें ए बी सी डी ई चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक विकर में लगभग 50 मिलीलीटर जल लीजिए। प्रत्येक विकर में चित्र 4.6 ए में दर्शाए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। बिकर ए कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक का टुकड़ा Zn। बिकर बी कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लोहे की कील Fe। बिकर सी जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस तांबे की छिलन Cu। बिकर डी आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस तांबे की छिलन Cu। बिकर ई जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस लोहे की कील Fe। बिकरों को बिना छेड़े हुए समय तक रखा रहने दीजिए। कुछ समय तक रखा रहने दीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में रिकॉर्ड करिए। आप विभिन्न विकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बिकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बिकर के पैंधे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर लाल। कॉपर सल्फेट नीला और जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है, रंगहीन होता है और कॉपर लाल। आप इसी प्रकार बिकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। पहली बोल रही है मैंने बिकर ए और बी में होने वाली अभिक्रिया को समझ लिया है, परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूँ कि बिकर सी डी ई में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। बिकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बिकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बिकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बिकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट में जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। परंतु क्यों? जब बिकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो बिकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता? याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि बिकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक आयरन कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? धातुओं और अधातुओं के उपयोग। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियों, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोगों से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातुएं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु। आप अपने अनुभव से धातु अधातु के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। पहेली, मैंने सुना कि पौधों में पाया जाता है, यह उनमें किस रूप में पाया जाता है? बुझो, डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है?
आपने कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म कर और विद्युत अपघटन द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जा सकता, तो यह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए, द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु है। शेष तत्व या तो अधातु है या उपधातु है। उपधातु धातु अधातु दोनों के गुण रखते हैं। आपने क्या सीखा? धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। सामान्यतः धातु अघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते हैं। सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु अधातु नहीं होते हैं। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।